ऑनलाइन पढ़ाई में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संजय स्वामी, मेरे साथ में हैं आपके चहीते फैकल्टी ललित सर, जो आपको इनिशियली सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं। तो अभी आपको सबसे पहले तो बधाई दे रहे हैं इस बात की कि सिलेबस आ चुका है। और जो अपनी फीस स्ट्रक्चर मैं एक बार उसके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद में ललित सर आपकी सी लैंग्वेज की क्लास कंटिन्यू करेंगे और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं दिवाली धमाका कि अभी अपन क्या कराना चाह रहे हैं कि जो फीस आई है उसके अंदर थोड़ा सा रिबेट देना चाह रहे हैं दिवाली के ऊपर। जैसे दिवाली अपना क्या है, फेस्टिवल ऑफ जॉय कह सकते हैं उसको, खुशियों का त्योहार है। तो उसके बिहाफ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे फीस में भी कुछ डिस्काउंट दिया है ताकि आपको फीस के अकॉर्डिंगली थोड़ा फील हैप्पी हो जाए। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें कि अपने जो कोर्सेज थे वो दो तरह से थे, एक तो अपना बेसिक कंप्यूटर कोर्स था और एक अपना एडवांस लेवल का था जिसको अपन वरिष्ठ अनुदेशक के नाम से कॉल कराते हैं। तो यहाँ पे अपने अगर बेसिक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो उसके जो फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ऑनलाइन के अंदर अपना फीस स्ट्रक्चर रहेगा 3,499, मतलब 3,500 के आसपास अपना फीस रहने वाला है ऑनलाइन के अंदर। और ऑफलाइन के अंदर ये फीस रहेगा 11,000। मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो आपकी फीस है उसमें रिबेट दी गई है आपको फील गुड कराने के लिए, ताकि आप दिवाली पे थोड़ा और अच्छे से खुश हो उसकी। तो यहाँ पे अपन अलग अलग मोड पे किस तरह से फी रहेगी अपनी, बेसिक वाले की क्या रहेगी, एडवांस वाले की क्या रहेगी, किस तरह से उसको अलग अलग कॉम्बो में डिफाइन किया गया है। अगर कोई बच्चा दोनों एक साथ करता है तो उसको क्या फीस में बेनिफिट मिलने वाला है, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन ने बात किया कि बेसिक जो बेसिक की फीस है वो अपनी ऑफलाइन की है 3,499 रुपए, और ऑफलाइन के लिए अपन यहाँ पे उसके लिए चार्ज कर रहे हैं 11,000 रुपए। ये छूट सिर्फ दिवाली धमाका के अकॉर्डिंगली दिवाली तक ही रहेगी। उसके बाद में जो ओरिजिनल फीस होगी वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी। इसी तरह से अभी तो बात कर रहे हैं अपन किसकी, बेसिक कंप्यूटर की सेक्टर की। बेसिक के अंदर अपन क्या आ रहे हैं, जो कहते हैं ना एक सिंपल वाला जो कंप्यूटर सेक्टर है उसके लिए जो जूनियर लेवल का है, बेसिक लेवल का, उसके लिए उसके बाद में अपना कौन सा आता है, वरिष्ठ कंप्यूटर निर्देशक, जिसकी भर्ती कितनी आ रही है आपकी 295 भर्ती सैंक्शन उसकी है और 591 आपके लिए एलिजिबल थी उसके लिए। तो उसकी बात अगर अपन करते हैं एडवांस लेवल की भर्ती की, तो वहां पे अपने जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वहां पे 4-5 सब्जेक्ट आपके टॉपिक्स वाइज जो है वो ज्यादा है, इस वजह से फीस में थोड़ा सा इंक्रीज कराया गया है। ऑनलाइन के अंदर अपना कितना है 3,999 बेसिक का, मतलब जीके वाला पार्ट रहेगा अपना 3,999 का रहेगा। और ऑफलाइन के अंदर जो अपनी क्लासेस रहेंगी वो कितने रहेंगी 13,500 रुपए का रहेगा। तो अपना जीके प्लस कंप्यूटर का जो ऑनलाइन कोर्सेज है वो लगभग 4,000 का रहने वाला है। और ऑफलाइन कोर्सेज की अगर अपन बात करते हैं तो 13,500 अपना ऑफलाइन का कोर्स यहाँ पे रहने वाला है। ये किसके लिए है, ये अपने वरिष्ठ वाले कंप्यूटर अनुदेशक के लिए अपन कह रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं दोनों कॉम्बो की बात करूं, कौन सा वाला, कि अगर मेरे को क्या कराना है, दोनों में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को बेसिक वाले में भी भाग लेना है, बेसिक वाले के लिए भी मैंने फॉर्म भरा है और मैंने वरिष्ठ वाले के लिए भी फॉर्म भरा है। अगर मैंने दोनों का फॉर्म भरा है और दोनों की तैयारी मैं करना चाह रहा हूं तो उसके लिए अपने पास में एक कॉम्बो ऑफर है जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो 3,500 और 4,000 का था ऑनलाइन का, या ये कह सकते हैं 11,000 और 13,500 ऑफलाइन का था। तो यहाँ पे अपन ने जो बेसिक कॉम्बो लिया है, कौन सा वाला, ऑनलाइन वाला, जिसमें अपन बात कर रहे थे 3,500 प्लस 4,000, उसको कॉम्बो अगर आप करते हैं तो 6,499 रुपए, मतलब लगभग 6,500 में आपको ऑफर किया जा रहा है। तो ये कॉम्बो है किसका, जहां पे अपन बेसिक की भी तैयारी करना चाह रहे हैं और एडवांस की भी तैयारी करना चाह रहे हैं। तो अपन दोनों को इसमें तैयार करना चाह रहे हैं, जिसमें आपका जीके भी रहेगा और आपका कंप्यूटर वाली क्लास भी रहेगी। तो दोनों क्लासेस के लिए अपन जहां पे चार्ज कर रहे हैं 6,499 रुपए, जिसमें अपना बेसिक वाला पार्ट भी रहेगा, जिसमें बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए भी अपन तैयार कराएंगे और सीनियर वाले के लिए भी तैयार कराएंगे। ये जो फीस है ये किसके लिए है, आपकी ऑनलाइन फीस आपके एप्लीकेबल है। इसी तरह से अगर अपन बात करते हैं बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए, अगर मैं पेपर वाइज अगर डिस्कस करना चाहें, सपोज कोई स्टूडेंट कहता है कि मेरे को क्या कराना है, पेपर वाइज भी बाइफ्रैकेशन चाहिए, मेरे को पेपर वाइज भी पता होना चाहिए कि मैं कितनी कितनी फीस दे रहा हूँ। सपोज मैं एक पेपर की अभी कर रहा हूँ, एक पेपर के अगले महीने कर रहा हूँ, और मैं दोनों को अलग अलग करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे पास क्या रहेगा वो अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपन पेपर वाइज की अगर बात करते हैं कि मेरा फर्स्ट पेपर में क्या रहेगा, सेकंड पेपर में क्या रहेगा, तो फर्स्ट पेपर में अगर मैं ऑनलाइन फीस की बात करता हूँ तो फर्स्ट पेपर में मेरे लिए ऑनलाइन फीस है 2,000 रुपए। और अगर फर्स्ट पेपर कौन सा वाला अपना जीके वाला,
बेसिक कंप्यूटर के अंदर अनुदेशक के अंदर ऑनलाइन जो जीके का पेपर है उसकी फीस की अगर बात करें तो यहाँ पे कितनी है अपनी 2000। और इसी तरह अगर मैं उसके ऑफलाइन क्लासेस लेना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो उसके लिए अपने पास में फीस कितनी है 5,500 रुपए। साथ में आपको स्क्रीन के अंदर अपना लिंक्स दिया हुआ है, वहां पे भी आप क्लिक कर सकते हो और अपना ऑनलाइन पढ़ाई का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करके वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि पेपर वाइज अगर अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी अपन ने क्या डिस्कस करा था, अभी अपन डिस्कस कर रहे थे पेपर फर्स्ट के बारे में कि फर्स्ट पेपर पे कितनी फीस रहने वाली है। फर्स्ट पेपर जो आपका जीके का था उसके लिए ऑनलाइन फीस अपन ने रखी थी 2,000 रुपए और ऑफलाइन फीस रखी थी अपन ने 5,500 रुपए। इसी तरह अगर अपन बात कर रहे हैं किसके लिए, सेकंड पेपर के लिए, तो सेकंड पेपर कौन सा वाला है अपना, कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर किसकी बात कर रहे हैं अपन, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं। तो वहां पे अगर मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर फीस के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है उसके पेपर सेकंड के अंदर ऑनलाइन फीस 3,000 रुपए मात्र में है। कि अगर मेरे को ऑनलाइन पढ़ाई करनी है और सिर्फ मैं सेकंड पेपर के लिए ज्वाइन कर रहा हूं, तो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए तो मेरे को ऑनलाइन में सिर्फ 3,000 देने पड़ेंगे। और अगर उसी चीज को मैं ऑफलाइन में कर रहा हूं तो ऑफलाइन में मेरे को कितने दे रहे हैं, मात्र 6,000 रुपए पेड करने पड़ेंगे। ये दोबारा से बता रहा हूं, ये चीज आपकी किसके लिए है, सिर्फ दिवाली ऑफर है तो दिवाली तक ही रहेगा। दिवाली के बाद में जो भी आपकी फीस रहेगी, ओरिजिनल फीस रहेगी, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये मान के चले कि आपको एक डिस्काउंट मिल रहा है, या ये कह सकते हैं आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अगर दिवाली से पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं और पहले क्लास ज्वाइन करते हैं, अपने आप को यहाँ पे इंगेज कर देते हैं, तो ये वाली फीस आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इसी तरह अपन उसके साथ में ही अपन बात करेंगे किसकी, वरिष्ठ अनुदेशक की। जैसे अभी अपन ने बात की थी किसकी, एक बेसिक वाले अनुदेशक की, जहां पे भर्तियां कितनी थी, 9,862 भर्तियां थी। अभी वरिष्ठ वाले की बात करें अपन, जहां पे भर्तियां कितनी है, 295 भर्तियां हैं। उसके लिए अगर फीस की बात कर रहे हैं तो ऑनलाइन फीस जो अपनी रहेगी वो रहेगी 2,000 रुपए, और ऑफलाइन फीस अगर अपन बात कर रहे हैं तो कितनी रहेगी, 5,500। ये दोनों किसके लिए हैं, आपके पेपर फर्स्ट के लिए हैं। पेपर फर्स्ट कौन सा था, पेपर फर्स्ट अपना जीके वाला था। जीके के अंदर जो अपन कवर कर रहे हैं, सिलेबस आपका आउट हो चुका है, राजस्थान गवर्नमेंट ने आपको सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है, और आरएसएस भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है। तो इसके बिहाफ पे जो अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। आप हमारे ऑनलाइन पढ़ाई के ऐप से जुड़े रहे और उसके अंदर जो भी फीस स्ट्रक्चर है वो अपन देख सकते हैं। तो ये अभी अपन ने किसको डिस्कस किया है, पेपर फर्स्ट की फीस को डिस्कस किया है। इसी तरह अपन क्या कराना चाह रहे हैं, पेपर सेकंड की फीस भी अभी डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर पेपर सेकंड है उसकी फीस यहाँ पे अपने की है 3,500 रुपए। तो अपनी किसकी है, ऑनलाइन के लिए फीस है। और इसी तरह से ऑफलाइन के लिए जो फीस है वो 8,500 रुपए है। तो ये एक फीस स्ट्रक्चर है जो आपको बताया गया है। अगर आपने ऑनलाइन लेनी है या ऑफलाइन लेनी है, पेपर वाइज लेनी है, पेपर फर्स्ट के अकॉर्डिंगली लेनी है, सेकंड के अकॉर्डिंग लेनी है, वरिष्ठ वाले लेनी है या बेसिक वाले लेनी है, उसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपके सामने बुला रहा हूं मेरे सहपाठी, मेरे सखा, मेरे मित्र और आपके सबके चहीते ललित सर को, जो आपको नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की क्लास है उसके अंदर जो भी कंप्यूटर के बेसिक्स हैं उसके अंदर पढ़ाने वाले हैं, अच्छे से समझाने वाले हैं। मान के चले बिना मेहनत करे पेपर साफ नहीं, क्लियर नहीं होगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस बहुत अच्छा बनाया है, अच्छे से तैयारी करोगे तभी ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अब मैं हैंड ओवर कर रहा हूं ललित सर को। थैंक यू सर। सो नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर आपके लिए, जैसे कि पहले जो क्वेश्चंस की बात कर रहे थे अपन ने, MCQ 4 तक अपन ने कर लिया था, जिसमें अपन ने कंट्रोल स्टेटमेंट से क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। उसी से मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ वापस से, जिसमें अपन क्या करेंगे, जो भी आपके कंट्रोल स्टेटमेंट के क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, लूपिंग के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन है उनको भी अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो सेशन है
तो आज का सेशन अपन कंट्रोल स्टेटमेंट और देन लूपिंग के साथ में इसको प्रोसेस करेंगे। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली लूपिंग के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे और उस क्वेश्चन को अपन किस तरह से सोल्व करते हैं वो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें मुझे क्या करना है, प्रोग्राम का आउटपुट निकालना है। और ये जो प्रोग्राम का आउटपुट निकालना है वो किसके ऊपर बेस्ड है, एक फॉर लूप यहाँ पर दिया गया है। तो फॉर लूप का मतलब है कि मुझे स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है। जब तक कि अपनी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक मेरे स्टेटमेंट से वो प्रिंट होते रहेंगे, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से बाहर निकल जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने इंटीजर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू क्या है, i=0। ओके, तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, सबसे पहले अपन फॉर लूप के सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो आपका रहेगा फॉर, देन उसके बाद में आपको सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करना होता है, इनिशियलाइजेशन। देन उसके बाद में सेकंड आपके पास में होती है कंडीशन, एंड थर्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। और उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स दे रखे होते हैं उस स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करना होता है। ये मेरा एक फर्स्ट सेंटेक्स हो गया। अब फॉर लूप के अंदर आप क्या कर सकते हैं, लास्ट में सेमीकोलन भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है वो क्या है, लास्ट में सेमीकोलन दिया हुआ है। तो उसका मीनिंग आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अगर मेरे पास में एक सिंगल स्टेटमेंट है तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए जो कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं उसकी लगवाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उन कर्ली ब्रेसेस को आप नहीं भी लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम वो सक्सेसफुली चलेगा। तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर लूप के अंदर फर्स्ट वाला पार्ट है वो आपका ब्लैंक है, सेकेंड वाले पार्ट में अपन ने कंडीशन अप्लाई कर रखी है, थर्ड वाले पार्ट में मेरे पास में इंक्रीमेंट है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा रखा है। तो सेमीकोलन का मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी ये फॉर लूप तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी, और वो लूप के अंदर ही घूमता रहेगा। ठीक है, तो इनिशियली आई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। कंडीशन चेक करेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इनिशियली आई की वैल्यू मेरे पास में है 0। स्टेप नंबर फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो आई की वैल्यू कितनी है, 0। कंडीशन चेक करेंगे, 0 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो वो सेमीकोलन पे आएगा, क्योंकि लूप से तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक कि आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को इस तरह से रीराइट करता हूं, फॉर फर्स्ट पार्ट सेमीकोलन, सेकेंड पार्ट में आपने लिखा i इज लेस देन इक्वल टू 5, और देन i प्लस प्लस। जैसा कि मैंने बताया सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर लगा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो आपका लूप चल रहा है वो इस तरह से आप इसको रीराइट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अपन ने ब्लैंक छोड़ रखा है क्योंकि इनिशियलाइजेशन अपन ने पहले कर दिया i=0। उसके बाद में कंडीशन है, कंडीशन के बाद में इंक्रीमेंट पार्ट है। तो अगर आप इस फॉर लूप के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद में फिर आपकी कंडीशन चलती है। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपके स्टेटमेंट प्रिंट होते हैं। स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद में आपको इसको क्या करना होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना होता है। ये इसका फ्लो डायग्राम रहता है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपका इनिशियलाइजेशन होगा, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ। सेकेंड नंबर आपकी कंडीशन चलेगी, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर स्टेटमेंट पे आएगा, और देन उसके बाद में लास्ट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट पे मूव करेगा, और यहाँ से आपका एक लूप बन रहा है। इनिशियलाइजेशन केवल 1 टाइम होता है, इनिशियलाइजेशन केवल 1 टाइम होगा। तो इस वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं आई की वैल्यू 0 जो आपने एक टाइम पे इनिशिएट कर दी इनिशियली, फिर 0 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर एक सेमीकोलन दिया हुआ जो कि नल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये लूप के अंदर ऐसे घूमेगा। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगी। 1 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो इस सेमीकोलन पे आएगा। सेमीकोलन का मतलब कुछ प्रिंट नहीं होगा, बट ये लूप के अंदर घूमता रहेगा। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, यस, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद में
वापिस से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3, 3 क्या लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। फिर आई की वैल्यू कितनी होगी? 4, क्या 4 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? यस, दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू। उसके बाद में आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और आई की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? कंडीशन फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लूप से बाहर निकलेगा, यानी यहां पर आएगा। और यहां पर आपको क्या दे रखा है? प्रिंट एफ का स्टेटमेंट दे रखा आई। मुझे आई की लास्ट वैल्यू प्रिंट करनी है, क्योंकि अगर मेरे पास में सेमी कोलन है तो वो लूप के अंदर तब तक घूमता रहेगा जब तक कि कंडीशन आपकी ट्रू है। और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो वो लूप से बाहर निकलेगा, और लूप से बाहर निकलते टाइम पे आपको आई की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो उस टाइम पे आई की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? उस टाइम पे आई की वैल्यू 6 होगी, क्योंकि 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। यहां पर कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होती है, सेमीकोलन से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में मेरा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है दोस्तों। यहां पर अपन ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा a इक्वल टू 500, दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया b इक्वल टू 100, और एक मेरा वेरिएबल है c। अगर किसी वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। जब आप डिक्लेरेशन के टाइम पे किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? गार्बेज वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू तो आपने कितनी स्टोर कर दी? 500। तो मैं यहाँ पर a एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दी, लेट सपोज 500। जितना आपको दे रखा उतनी वैल्यू अपन ने यहाँ पर स्टोर कर दी। फिर दूसरा वेरिएबल है b, उसके अंदर अपन ने वैल्यू स्टोर करी है, दैट इज 100। और एक वेरिएबल है मेरा c, जिसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? गार्बेज। सिस्टम डिफाइंड वैल्यू होती है गार्बेज, क्योंकि अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशिएट नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? उसकी गार्बेज होती है। अब यहां पर इफ कंडीशन लगा रखी है। इफ कंडीशन के अंदर क्या लिखा हुआ है? नेगेशन ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 400। तो जो नेगेशन ऑफ a है, तो मैं इसको लिखता हूं नेगेशन ऑफ a की वैल्यू कितनी है दोस्तों? यहां पर 500। सो नेगेशन ऑफ 500। नेगेशन का मतलब क्या है? अगर 500 आपको दे रखा है तो 500 मेरी नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं? इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, नेगेशन ऑफ 500 मेरी क्या है? नॉन जीरो वैल्यू। तो इसको मैंने लिखा नॉन जीरो वैल्यू 500 को, और नॉन जीरो पे कंडीशन क्या होती है? ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो उसको आप क्या लिखते हैं दोस्तों? 1 लिखते हैं। और नेगेशन ऑफ 1 कितना हो गया? 0। नेगेशन ऑफ 1 कितना हो गया? 0। तो इफ के अंदर मुझे कंडीशन चेक करनी है। इफ 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या 400 के? 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या 400 के? कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उस केस में b इक्वल टू 300 है वो इनिशिएट नहीं होगा, यानी b की वैल्यू 300 नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कंट्रोल के अंदर नहीं जाएगा, यानी b की वैल्यू 300 नहीं होगी। उसके बाहर निकल के c की वैल्यू को इसने क्या कर दिया? 200 कर दिया। c की वैल्यू को क्या कर दिया? 200 कर दिया। तो c की वैल्यू जब आप यहां पर प्रिंट करेंगे तो c की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी आएगी? 200 आएगी। बट b की वैल्यू कितनी आएगी? क्योंकि b की वैल्यू भी मुझे प्रिंट करनी है, तो b की वैल्यू वही रहेगी जो आपने डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशिएट करी है। तो वैल्यू कितनी इनिशिएट करी है? 100। तो b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? यहां पर 100 आ गई। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 100 तो b की वैल्यू होगी और c की वैल्यू कितनी होगी? 200। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। b की वैल्यू 100 आएगी और c की वैल्यू 200 आएगी। 300 क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपके पास में जो इफ की कंडीशन है वो क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। तो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में b की वैल्यू 300 इनिशिएट नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगल अगर स्टेटमेंट होता है तो उसके लिए कर्ली ब्रेसेस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप कर्ली ब्रेसेस लगा भी देते हैं यहाँ पर इफ के साथ में
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाएं चाहे नहीं लगाएं, बट रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो उस केस में आपको सी में कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बी इक्वल टू 100 एंड सी इक्वल टू 200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी आपके पास में आउटपुट फाइंड करने का है, बट यहां पर आपको जो डेटा टाइप दे रखा है दोस्तों वो किस टाइप का दे रखा है, अनसाइंड इंटीजर आई। और प्रीवियस क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया था एक साइंड वेरिएबल होता है, एक अनसाइंड वेरिएबल होता है। साइंड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू दोनों स्टोर कर सकते हैं, बट अनसाइंड में पॉजिटिव वैल्यू होती है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू अनसाइंड में लिखते हैं तो रेंज के अकॉर्डिंग उसका आउटपुट है वो जनरेट होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आपको जो बाइट एज्यूम करनी है वो कितना एज्यूम करना है, 2 बाइट एज्यूम करना है। किसके लिए, अनसाइंड इंटीजर के लिए। यानी 2 बाइट का मतलब हो गया कि आपको इसको 16 बिट के कंपाइलर पे रन करना है। और 16 बिट का कंपाइलर क्या होता है, टर्बो सी। अगर आपको 32 बिट कंपाइलर पे करते हैं तो इसका रिजल्ट डिफरेंट आएगा। क्वेश्चन पूछा गया आपको 16 बिट कंपाइलर के लिए, तो अगर 16 बिट कंपाइलर के लिए मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं तो मेरा रिजल्ट क्या होगा। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए आपको इसकी पर्टिकुलर साइक्लिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अनसाइंड है। तो स्टार्ट कहां से होगा, वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, फिर यहां पर 1 लिखा, देन 2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी अनसाइंड इंटीजर की 2 बाइट के लिए 65535 होगी दोस्तों। यहां पर इसकी वैल्यू हो गई 65534, देन 65533। तो इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ये साइड रहेगी, एंटी क्लॉकवाइज अगर आप मूव करते हैं तो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर इसको आपको लेना होगा। अब 65535 आप देख रहे हैं, आई की वैल्यू कितनी है, 65535 है। तो आप यहां पर चेक करेंगे 65535 क्या नॉट इक्वल टू 0 है क्या, तो 65535 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कंडीशन ट्रू हो गई। तो 65535 में एक इंक्रीमेंट होगा क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन है, तो इसमें आप इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या हो गई, 0। देन यहां पर क्या प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट करेगा आई की वैल्यू, क्योंकि 0 के बाद में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो सबसे पहले वैल्यू 1 प्रिंट होगी। 1 प्रिंट होने के बाद चेक करेगा 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी सबसे फर्स्ट वैल्यू क्या प्रिंट हो गई दोस्तों, यहां पर 1 प्रिंट हो गई। 1 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, अगेन ट्रू। तो उसके बाद में इंक्रीमेंट करेगा तो यहां पर कितना हो गया, 2। एक इंक्रीमेंट करा तो नेक्स्ट क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 3। इसी तरह से ये आगे मूव करेगा 5 7 9। तो ये कंडीशन कभी भी आपके पास में फॉल्स नहीं होगी। ये क्या करेगा, इनफाइनाइट टाइम लूप चलता जाएगा। अगर आप इस लूप को चलाएंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स तक रन करेगा, क्योंकि अगर आपके पास में 16 बिट कंपाइलर है तो इस प्रोग्राम का आउटपुट इनफाइनाइट लूप होगा। अगर 32 बिट कंपाइलर है तो उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट है वो डिफरेंट आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जब भी आप इसको कंपाइल करके रन करेंगे या स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पर करा है, तो आपका जो आउटपुट है वो इनफाइनाइट लूप होगा। जो भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर निकालते हैं तो इनफाइनाइट लूप रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या दे रखा है, करेक्टर वेरिएबल दे रखा है CH। CH क्या है, करेक्टर वेरिएबल। और करेक्टर क्या करता है, करेक्टर्स को स्टोर करता है। इसी टाइप से करेक्टर के अंदर आप इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि करेक्टर की जो रेंज होती है वो आपकी -128 से लेके +127 तक होती है जब आप साइंड करेक्टर की बात करते हैं। और करेक्टर का साइज कितना होता है, 1 बाइट होता है। अब printf आपको एक फंक्शन दे रखा है। printf एक इनबिल्ट फंक्शन है जिसके अंदर आपने डबल इन्वर्टेड कोमा लिख रखा है। तो डबल इन्वर्टेड कोमा का मतलब है कि ये printf है वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, लेकिन printf फंक्शन क्या रिटर्न करता है कि उसने कितने करेक्टर्स स्क्रीन पे प्रिंट करें। तो printf में आपने अभी इन्वर्टेड कोमा लिखा हुआ है विदाउट एनी स्पेस, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा टोटल नंबर ऑफ करेक्टर प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो कितने करेक्टर प्रिंट करे हैं, 0, यानी कोई भी करेक्टर प्रिंट नहीं करा। तो printf ने क्या रिटर्न करा, 0। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे आप, इफ
अगर जो मेरा सी एच वेरिएबल है उसकी वैल्यू आती है 0, क्योंकि प्रिंट एफ ने रिटर्न करा क्या 0, क्योंकि नंबर ऑफ करेक्टर कितने प्रिंट करे 0, तो जब 0 रिटर्न करा तो कलेक्ट कौन करेगा, सी एच वेरिएबल। सी एच वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो अब आप इफ सी एच इक्वल टू 0, 0 का मतलब क्या होता है, सी के अंदर फॉल्स होता है। जब आप कंडीशन पे इसको चेक करते हैं तो 0 का मतलब क्या हो गया, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है दोस्तों, तो उस केस में वो कहां पर जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में जाके जो एल्स पार्ट में प्रिंट एफ का स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको प्रिंट करेगा। तो उसके अंदर क्या आएगा, इट डजंट मैटर्स, ये प्रिंट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, इट डजंट मैटर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक प्रिंट एफ का फंक्शन दे रखा है, प्रिंट एफ फंक्शन कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं कर रहा है, तो वो रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा। उस 0 को अपन ने सी एच वेरिएबल में स्टोर करा, फिर कंडीशन चेक करी कि इफ अगर वो वैल्यू फॉल्स आ रही है तो इसका मतलब वो कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में वो किस पे आएगा, एल्स पार्ट पे आएगा, और एल्स पार्ट का जो प्रिंट एफ का स्टेटमेंट है उसको प्रिंट कर देगा। तो उस प्रिंट एफ स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है इट डजंट मैटर्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें भी अपन ने क्या लिया, अनसाइंड इंटीजर एक वेरिएबल ले रखा है और आई की वैल्यू दे रखी है 65536 दिया है। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने आई की वैल्यू 65535 दिया था। ये भी यहाँ पर 2 बाइट्स दे रखा है, इंटीजर की साइज में 16 बिट कंपाइलर पे मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है। तो वही सेम साइक्लिक प्रॉपर्टी को आपको ध्यान रखना है इस टाइप की क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। स्टार्ट कहाँ से किया, 0 देन 1 देन 2, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 65535 तक जाएगी, जो कि अनसाइंड की मैक्सिमम रेंज है इंटीजर के लिए। यहाँ पर इसको अगर कम करते हैं तो 65534 हो गया, इससे नीचे आएंगे तो 65533 हो गया। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप इसको इस तरह से लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज इसकी रिवर्स डायरेक्शन होगी। तो यहां पर i की वैल्यू दोस्तों कितनी दे रखी है, 65536 दे रखी है। तो 65535 में मैं एक इंक्रीमेंट करता हूं तो वो मेरा 65536 होता है, लेकिन यहां पर 65536 क्या है, बियॉन्ड इंटीजर रेंज है। तो जब आप 65535 में एक इंक्रीमेंट करेंगे तो उस केस में मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर आपने चेक करा, कंडीशन क्या चेक करनी है, वाइल लूप चेक करना है, वाइल 0, आई की वैल्यू क्या हो गई 0, 0 नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों कंडीशन क्या हो गई, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस लूप से बाहर निकलेगा डायरेक्टली। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर निकला, और लूप से बाहर निकल के इसने न्यू लाइन प्रिंट करा। ठीक है, तो मेरा जो स्क्रीन पे आउटपुट आएगा वो कुछ नहीं आएगा, नो आउटपुट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो रेंज के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। क्योंकि आपने यहां पर देखा होगा कि जो 2 बाइट्स आपको दे रखा है अनसाइंड इंटीजर के लिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 65535 होती है, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, 65535 पे आएगा। लेकिन इनिशिएट किससे कर रखा आपने, 65536 से कर रखा है। तो 65535 मैक्सिमम है, उसमें आपने एक इंक्रीमेंट करा, वैल्यू कितनी हो गई 0। कंडीशन चेक करेंगे अब, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप से बाहर निकलेगा, क्योंकि लूप में एक सिंगल स्टेटमेंट है, उससे बाहर निकला, उसके बाहर कुछ भी प्रिंट करने के लिए नहीं है, तो आउटपुट क्या होगा, नो आउटपुट। यानी स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे 16 बिट कंपाइलर पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 तो वो बेसिक क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है कि वेरिएबल ए है जिसकी वैल्यू 0 है, एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 1 दे रखी है, सी वेरिएबल की वैल्यू 3 दे रखी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ए, बी और सी के लिए मेमोरी ब्लॉक बना देता हूँ। ए मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है दोस्तों, 0 दे रखी है। बी मेरा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, और एक सी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू आपको 3 दे रखी है। मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ए का जो एड्रेस है वो कितना है, 1000 है। एड्रेसेस पॉइंटर्स के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है एड्रेस का, तो अपन देख लेते हैं। इसका एड्रेस मान लेते हैं कि 1002 है, क्योंकि यहाँ पर अपन 2 बाइट के कंपाइलर पे इसको रन कर रहे हैं। और इसका एड्रेस मान लेते हैं कि 1004 है।
तो यहां पर आप देख रहे हैं मैंने एक वेरिएबल लिखा ए बी एंड देन सी, देन उसकी मैंने यहां पर वैल्यू लिखी और देन उसका मैंने यहां पर एड्रेस लिखा। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम यहां पर क्रिएट करा है। ए की वैल्यू 0 है, एड्रेस 1000 है, बी की वैल्यू 1 है, एड्रेस 1002 है, सी की वैल्यू 3 है, एड्रेस 1004 है। एड्रेस मैंने खुद से अज्यूम करा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक स्टार ऑपरेटर लगा हुआ है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। स्टार को आप एज इट इज रख लीजिए, ये बेसिकली डी रेफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। और एड्रेस के लिए अपन एड्रेस ऑपरेटर का यूज करते हैं। एड्रेस का मतलब है कि वो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू कौन से एड्रेस पे स्टोर है। जैसे एड्रेस ऑफ बी लिखा तो बी का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए लिखा तो ए का एड्रेस, और उसके ऊपर अगर स्टार लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है द वैल्यू एट दैट एड्रेस। उस एड्रेस के ऊपर वैल्यू क्या है वो मुझे पता करनी है। तो मैं यहां पर आपके सामने सोल्व कर रहा हूं। स्टार को मैंने बाहर रखा एज इट इज। दोस्तों ए की वैल्यू कितनी है 0, तो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने 0 रख दिया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। एड्रेस ऑफ बी, तो एड्रेस ऑफ बी को मैं एज इट इज रख देता हूं, मैं डायरेक्टली 1002 नहीं रख रहा यहां पर। एड्रेस ऑफ बी, देन एड्रेस ऑफ ए को भी मैंने एज इट इज रख दिया, इक्वल्स टू ए, देन क्वेश्चन मार्क, देन बी कोलन साइन सी। ये मेरा एक एक्सप्रेशन है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर है। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया टर्नरी ऑपरेटर का, इसे अपन कंडीशनल ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ये मेरा सेकेंड पार्ट हो गया और ये मेरा यहां पर थर्ड पार्ट हो गया। तो पहले मैं इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूं। अगर मेरी फर्स्ट पार्ट पे कंडीशन होती है फॉल्स, 0 का मतलब क्या है, कंडीशन मेरी फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है फर्स्ट पार्ट पे तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड पार्ट को। कब, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो किस पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा, थर्ड पार्ट को। लेकिन जब कंडीशन आपकी ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में ये फर्स्ट पार्ट ट्रू होता है तो सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा। यहां पर 0 दे रखा है तो 0 का मतलब क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होते ही थर्ड पे जाएगा। थर्ड पे क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए। तो इसको सोल्व करने के लिए मैंने क्या लिखा, स्टार तो एज इट इज रख दिया। इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट है उसको सोल्व करने पे इसने क्या दिया, एड्रेस ऑफ ए दे दिया। ठीक है, क्योंकि 0 है तो कंडीशन फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स है तो कौन से वाले पार्ट पे जाएगा, सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या दिया हुआ है, एड्रेस ऑफ ए। उसके बाद में मैंने लिखा इक्वल टू ए, देन कोलन साइन, देन बी एंड देन कोलन साइन सी। यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया। स्टार और एड्रेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं दोस्तों। तो यहां पर क्या बच गया, ए इज इक्वल टू ए क्वेश्चन मार्क बी कोलन साइन सी। और ए की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी दे रखी है, 0। तो अगेन यहां पर आप पुट करेंगे ए की वैल्यू 0, देन क्वेश्चन मार्क, बी की वैल्यू कितनी है यहां पर 1, एंड देन सी की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी है 3। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर यहां पर 0 होता है फर्स्ट पार्ट के अंदर तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूट होगा। अगर यहां पर कंडीशन ट्रू होती है तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट होता है, कंडीशन फॉल्स होने पे थर्ड पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर जो ए की वैल्यू है वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो सी की वैल्यू है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए की वैल्यू इक्वल्स टू सी की वैल्यू। तो सी की वैल्यू दोस्तों यहां पर कितनी है, 3 है। वही वैल्यू किसकी होगी, ए की। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सी की वैल्यू भी दोस्तों यहां पर कितनी आ गई, 3। और बी की वैल्यू आप देख रहे हैं तो बी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1। तो बी की वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे 1। तो 313 का जो ऑप्शन बन रहा है वो मेरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट बन रहा है क्योंकि ए और सी की वैल्यू मुझे सेम रखनी है और बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो 6th में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसको अपन स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सोल्व करें। तो यहाँ पर 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एड्रेस का मतलब है कि वो वेरिएबल की वैल्यू कहाँ पर स्टोर है, और स्टार अगर आप लगाते हैं तो उस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू है वो अपन पॉइंट करा सकते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन से मुझे क्या मिल रहा है, केवल ए मिल रहा है। तो ए इक्वल्स टू ए क्वेश्चन मार्क बी कोलन साइन सी, ये मेरा एक एक्सप्रेशन बन रहा है। इस एक्सप्रेशन को एज ए टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू अपन सोल्व करके देख सकते हैं। तो ये प्रोसेस मैंने यहां पर आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 भी है, वो बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर भी आपके पास में टर्नरी ऑपरेटर का केस लिया हुआ है। इनिशियली आप देख रहे हैं दो वेरिएबल अपन ने यहाँ पर डिक्लेयर करा है, एक के वेरिएबल है और एक नम वेरिएबल है। के वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, गार्बेज होगी, और नम वेरिएबल को अपन ने इनिशिएट करा है किससे, 30 से। तो दोस्तों मैं के का एक्सप्रेशन वापस से लिख रहा हूं यहाँ पर, के इज इक्वल टू नम की वैल्यू कितनी है 30, ब्रैकेट लिखा 30, क्या लेस देन है क्या 10 से, देन उसके बाद में मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क, देन 100 कोलन साइन, देन 200। अब टर्नरी ऑपरेटर की अगर आप कंडीशन चेक कर रहे हैं यहाँ पर, क्या 30 छोटा है क्या 10 से, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है दोस्तों तो वो किसको लेगा, सेकेंड वाले पार्ट को लेगा, यानी 200। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको जो प्रिंट करना है वो किसकी वैल्यू प्रिंट करना है, नम की वैल्यू प्रिंट करना है, के की वैल्यू प्रिंट नहीं करना। ये केवल और केवल कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है। टर्नरी ऑपरेटर का जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली कुछ काम नहीं आ रहा है। तो नम की वैल्यू आपको प्रिंट करना है। तो दोस्तों नम की वैल्यू यहां पर कितनी है, नम की वैल्यू एज इट इज वही है जो आपको दे रखी है इनिशिएट करने के टाइम पे। तो कितनी है, नम इक्वल टू 30 है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में मैं के की वैल्यू प्रिंट करता तो उस केस में मुझे क्या मिलता, के इक्वल टू 200 मिलता। बट यहां पर वैल्यू किसकी पूछी गई है, नम की वैल्यू पूछी गई है। तो नम की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, 30 दे रखी है। इनिशियलाइज करते टाइम पे वैल्यू कितनी दे रखी है, नम इक्वल टू 30। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 भी कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है। यहां पर आप देख रहे हैं ए की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 300 दे रखी है, और बी और सी जो वेरिएबल है वो इनिशिएट नहीं है, यानी उसको आपने इनिशियलाइज नहीं कर रखा है। तो जब आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं किसी वेरिएबल को तो उसकी वैल्यू क्या होती है, गार्बेज वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू गार्बेज, सी की वैल्यू गार्बेज। तो मैं यहां पर ए का मेमोरी ब्लॉक लिख रहा हूं। ए एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 300 है। बी मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैंने कुछ भी असाइन नहीं करा तो इसको मैं लिख देता हूं गार्बेज वैल्यू। सी मेरा एक वेरिएबल है जिसको आपने इनिशिएट नहीं करा है, तो ये भी क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगी इनिशियली। फिर उसके बाद में मैंने यहां पर एक कंडीशन लगाई, इफ ए की वैल्यू जो कि कितनी है 300, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है क्या, 300 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 400 है क्या, नहीं है। कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इफ ब्लॉक में नहीं जाएगा, यानी ये वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सी की वैल्यू कितनी हो गई, बाहर निकल के सी की वैल्यू कितनी हो गई, 200। तो यहां पर आप देख सकते हैं सी की वैल्यू आपको 200 प्रिंट करके देगा। ए की वैल्यू दोस्तों यहां पर क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, ए की वैल्यू दोस्तों आपने इनिशिएट कर रखी है 300, वो भी प्रिंट हो जाएगी। लेकिन बी की वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी गार्बेज। बी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, गार्बेज। गार्बेज इसलिए आ रही है क्योंकि यहां पर ये कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तो उसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। यानी इस कंडीशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। जब फॉल्स आता है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, डायरेक्टली बाहर निकलेगा और सी की वैल्यू को 200 से इनिशिएट करेगा। बी की वैल्यू इनिशिएट नहीं होगी, बी की वैल्यू क्या रहेगी, गार्बेज वैल्यू रहेगी। तो आंसर देखिए, ए की वैल्यू 300, बी की वैल्यू गार्बेज और सी की वैल्यू 200। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है वो बेसिकली स्विच केस के ऊपर बेस्ड है। ओके, स्विच का मतलब होता है मेनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए अपन इसको यूज करते हैं। चॉइसेस के बेसिस पे अपन सिलेक्शन करते हैं कि मेरी कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो स्विच के अंदर सबसे पहले मैंने आई की वैल्यू रखी यहाँ पर 3, तो ये 3 के केस पे जाएगा डायरेक्टली, लेकिन 3 के केस में मैंने क्या लिख रखा है, कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का मतलब क्या होता है, टू स्किप द करंट इटरेशन एंड इटरेट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। और कंटिन्यू को आप स्विच के साथ में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। कंटिन्यू को अगर आपको यूज करना है तो स्विच के ऊपर लूप लगाना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर कंटिन्यू को आप इस
क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते केस स्टेटमेंट 3 के साथ में। अगर आप केस स्टेटमेंट 3 के साथ में इसको यूज करते हैं तो ये आपको एक एरर देगा, कंपाइलर टाइम एरर, जिसे अपन कहते हैं मिसप्लेस्ड कंटिन्यू। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि स्विच केस के अंदर आप कंटिन्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, वो एक कंपाइल टाइम एरर देगा, मिसप्लेस्ड कंटिन्यू। अगर आपको कंटिन्यू को यूज करना है तो इसके ऊपर आपको लूपिंग का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी आपका कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसमें अपन ने इफ कंडीशन लगाई है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं नेगेशन ऑपरेटर को मैंने 2 टाइम यूज करा है। ठीक है, सबसे पहले x की वैल्यू 10 रखी हुई है तो मैंने x लिखा वेरिएबल, और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 10 है। दूसरा वेरिएबल है y, उसकी वैल्यू अपन ने रख रखी है 20, तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 20 है। अब यहाँ पर इफ कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले बाहर एक नेगेशन लिखा हुआ है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर अगेन नेगेशन, नेगेशन के साथ में x की वैल्यू रखी मैंने 10, और फिर डबल एंड ऑपरेटर यूज करा है, जिसे अपन कहते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। फिर यहाँ पर x की वैल्यू रखी जो कि 10 है, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया, और देन इफ कंडीशन एज इट इज। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। नेगेशन ऑफ 10, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो या कोई भी नेगेटिव वैल्यू होती है उसे अपन क्या कहते हैं, नॉन जीरो वैल्यू कहते हैं। नॉन जीरो का मतलब कंडीशन ट्रू। तो मैं इफ कंडीशन को सोल्व करता हूं। इफ नेगेशन ऑफ 10 मीन्स 0, क्योंकि 10 क्या है, नॉन जीरो, नॉन जीरो का नेगेशन करेंगे तो 0 हो गया। फिर एंड 10 लिया। अब इस 0 का नेगेशन करा तो कितना हो गया दोस्तों, यहां पर इफ 0 का नेगेशन करते ही 1, एंड 10 मेरी नॉन जीरो है, तो 10 नॉन जीरो को मैं 1 ही रख दूंगा। 1 एंड 1, जब दोनों 1 होते हैं एंड के केस में, तो कंडीशन क्या होती है मेरी, ट्रू होती है। तो दोस्तों इफ की कंडीशन क्या हो गई, यहां पर ट्रू हो गई। तो जब इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो x की करंट वैल्यू मुझे प्रिंट करनी है। x की करंट वैल्यू आपको क्या दे रखी है, x इक्वल टू 10 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये मेरी कंडीशन ट्रू है। आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले नेगेशन ऑफ 10 करा, नेगेशन ऑफ 10 मेरा क्या है, ट्रू, तो ट्रू का नेगेशन करते ही 0 हो गया। फिर 0 का नेगेशन करा तो 1 हो गया, एंड 1 एंड 10 का मतलब नॉन जीरो, तो नॉन जीरो की जगह मैं यहां पर क्या रख दूंगा, 1, तो 1 एंड 1, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो जब कंडीशन ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और इफ के अंदर क्या है, x की वैल्यू प्रिंट करनी है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में फिर y की वैल्यू प्रिंट होती, लेकिन इस क्वेश्चन में x की वैल्यू प्रिंट होगी क्योंकि आपकी इफ कंडीशन है वो ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, x इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लूपिंग के ऊपर बेस्ड है, और यहां पर जो लूप कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करा है वो क्या यूज करा है, वाइल लूप को अपन ने यूज करा है। वाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना होता है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद में आपको वाइल लिखना होता है, देन कंडीशन। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो मेरे पास में जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद में इंक्रीमेंट और देन डिक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होगी, और देन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और इसके बाहर जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिखा है अपन ने, जिसकी वैल्यू क्या है, j इक्वल टू 1 से मैंने इनिशिएट करा है। करेक्टर एक वेरिएबल है जिसको j इक्वल टू 1 से इनिशिएट करा है, और करेक्टर के अंदर आप करेक्टर को भी स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, 1 से लेके 127 पॉजिटिव के अंदर, और -128 से लेके -1 तक नेगेटिव में आप इसको स्टोर करेंगे, क्योंकि करेक्टर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, -128 से लेके +127 तक इसकी रेंज होती है। अब j की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, 1 क्या लेस देन 5 है क्या दोस्तों, यस, कंडीशन ट्रू है। तो जब कंडीशन ट्रू है तो j की वैल्यू प्रिंट करेगा। सबसे पहले j की वैल्यू कितनी प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गई। 1 प्रिंट होने के बाद में j की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करा, j की वैल्यू हो गई 2। वापिस से चेक करेगा 2 क्या लेस देन 5 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू, तो j की वैल्यू प्रिंट करेगा 2। फिर उसके बाद में j में इंक्रीमेंट करा, j की वैल्यू हो गई 3 क्या लेस देन 5 है, यस, कंडीशन इज ट्रू, तो 3 को प्रिंट करेगा।
फिर जे की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 क्या लेस देन 5 है, यस कंडीशन ट्रू, तो 4 को प्रिंट करेगा और साथ के साथ ये कोमा यहाँ पर अप्लाई करा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट में एक कोमा और भी आएगा डी ऑप्शन के साथ में। उसके बाद में जे की वैल्यू हो गई 5, 5 क्या लेस देन 5 है क्या, कंडीशन फॉल्स, तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इस लूप से बाहर आएगा, इस लूप से बाहर आके वो न्यू लाइन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो आउटपुट है वो क्या आ गया 1 2 3 4, ये वैल्यू प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि आपका लूप है वो 4 टाइम चलेगा, यानी 1 2 3 4 टाइम चला और 5 नंबर टाइम पे वो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। तो ये आपका वाइल का सिंटेक्स भी हो गया और देन एक क्वेश्चन भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। यहां पर आप देख रहे हैं एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल आपने डिक्लेयर करें, उसके बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू को अपन ने किससे इनिशिएट कर दिया, 1 से इनिशिएट कर दिया, यानी एक्स की वैल्यू भी 1 है, वाई की वैल्यू भी 1 है और जेड की वैल्यू भी 1 है। अब जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है उसमें आपने क्या लिखा है, जेड इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, यानी एक्स की वैल्यू में मुझे एक से इंक्रीमेंट करना है। एक्स की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 1, 1 से एक इंक्रीमेंट करा तो यहां पर कितना हो गया दोस्तों 2 हो गया, क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब पहले इंक्रीमेंट करो, 2 आ गया। और 2 के बाद में आपको एक और ऑपरेटर दे रखा है, तो अगर और ऑपरेटर में पहली वैल्यू आपकी नॉन जीरो आती है, पहली वैल्यू अगर आपकी नॉन जीरो आती है, नॉन जीरो का मतलब होता है ट्रू, अगर पहली वैल्यू मेरी नॉन जीरो आता है, नॉन जीरो का मतलब क्या होता है ट्रू, तो अगर फर्स्ट कंडीशन मेरी ट्रू हो गई तो आगे की कंडीशन को नहीं चेक करना है। आगे की कंडीशन को नहीं चेक करने का मतलब है प्लस प्लस वाई नहीं होगा, प्लस प्लस जेड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई और ऑपरेटर के अंदर अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो मेरा जेड का जो रिजल्ट है दोस्तों वो कितना आएगा, 1 आएगा। जेड का रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन ही मेरी ट्रू हो गई तो जेड का रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया, यानी वाई के अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा और जेड के अंदर भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो y की वैल्यू मेरी क्या रहेगी, जो आपने इनिशिएट करी है, z की वैल्यू भी आपके पास में कितनी हो गई 1। तो चेक कर लेते हैं, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 1, बट x की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट हो चुकी थी क्योंकि वो कितनी हो गई 1 से 2, तो 2 1 1 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि y में भी इंक्रीमेंट नहीं होगा और z में भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि और ऑपरेटर है, और ऑपरेटर में अगर फर्स्ट वैल्यू मेरी ट्रू आती है तो नेक्स्ट वैल्यू को चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नेक्स्ट वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो उस केस में जेड की वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी, वाई की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया फर्स्ट कंडीशन अगर आपकी ट्रू होती है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका लूप से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक की वैल्यू अपन ने किससे इनिशिएट करी है दोस्तों, यहां पर 5 से इनिशिएट करी है, फिर अपन एक लूप चलाया वाइल a इक्वल 5। लूप का केस क्या होता है, अगर लूप के अंदर कंडीशन आपकी ट्रू रहती है हर टाइम के लिए तो लूप रोटेट करता रहता है, और कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो वो लूप से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो a की वैल्यू क्या है 5, 5 क्या इक्वल 5 है क्या, वाइल लूप के अंदर अगर आप कंडीशन चेक करते हैं वाइल 5 क्या इक्वल 5 है क्या, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ये रेबिट को प्रिंट करेगा दोस्तों। लेकिन यहां पर अपन ने लूप के अंदर ब्रेक लगा रखा है, तो ब्रेक क्या करता है, वो कंडीशन चेक करा, कंडीशन चेक करने के बाद में रेबिट को प्रिंट करा, रेबिट को प्रिंट करने के बाद में ब्रेक लगा, ब्रेक लगती है वो क्या करेगा, लूप से बाहर निकलेगा, ठीक है। ब्रेक क्या करता है, लूप से बाहर निकालता है, तो यहां पर ब्रेक लूप से बाहर निकलेगा, रेबिट केवल 1 टाइम आपके पास में प्रिंट होगा, रेबिट क्या होगा 1 टाइम प्रिंट होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पहली कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो रेबिट प्रिंट करेगा, रेबिट प्रिंट करने के बाद में ब्रेक होगा, ब्रेक होते लूप से बाहर निकलेगा, लूप से बाहर निकलते केवल वो 1 टाइम इसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी आपके पास में वाइल लूप से रिलेटेड ही है। देख सकते हैं आप ए की वैल्यू अपन ने कितनी रख रखी है दोस्तों, यहाँ पर 25 रख रखी है। कंडीशन चेक करते हैं, सबसे पहली कंडीशन आपकी चेक होगी 25 क्या लेस देन इक्वल टू 27 है क्या, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो ए की वैल्यू प्रिंट करो, ए की वैल्यू अपन ने 25 प्रिंट कर दी। फिर ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट होते ही कितना हो गया 26,
नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा क्या 26 लेस देन इक्वल टू 27 है क्या, यस ये कंडीशन भी आपकी ट्रू है, तो 26 को प्रिंट करेगा। 26 प्रिंट करने के बाद में एक इंक्रीमेंट करेगा, एक इंक्रीमेंट करते ए की वैल्यू कितनी हो गई 27, ओके फिर अगेन कंडीशन चेक करेगा 27 क्या लेस देन इक्वल टू 27 है क्या, यस कंडीशन इज ट्रू, तो 27 को प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद में ए की वैल्यू कितनी हो गई 28, तो 28 क्या लेस देन इक्वल टू 27 है क्या, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर निकल जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ गया 25, 26 देन 27, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये लूप आपका चलेगा कहाँ से 25 से लेके 27 तक चलेगा। जैसे 28 आएगा 28 लेस देन इक्वल टू 27 है क्या, नहीं है, तो लूप से बाहर निकल जाएगा। ओके तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, जो छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आपका लूप से बेस्ड है। ए की वैल्यू आप देख सकते हैं, ए की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 32 है, लेकिन यहाँ पर जो लूप अपन ने यूज करा है वो किस टाइप का यूज करा है, डू वाइल लूप यूज करा है। डू वाइल में क्या होता है, सबसे पहले मुझे स्टेटमेंट प्रिंट करना पड़ता है, उसके बाद में मेरी कंडीशन चेक होती है। वाइल के अंदर क्या होता है, वाइल में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर आपके पास में कंडीशन ट्रू होती है, तो स्टेटमेंट प्रिंट होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 32 है, तो सबसे पहले ए की वैल्यू इसने 32 प्रिंट करी दोस्तों, प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद में ए में इंक्रीमेंट हुआ, ए की वैल्यू कितनी हो गई 33 होने के बाद में यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा क्या 33 इज लेस देन इक्वल टू 30 है क्या, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होते ही लूप से बाहर निकलेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर 32, ए की वैल्यू कितनी है 32 है। ठीक है, तो आज के लिए अपन क्वेश्चन नंबर 15 तक ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस अपन कल डिस्कस करेंगे जो लूपिंग के ऊपर ही बेस्ड होंगे। ओके सो धन्यवाद फॉर दिस, और आप हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जितने ज़्यादा आप लाइक्स और शेयर करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, और आप कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए। ओके थैंक यू।